हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी समझो भाई मनोज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो क्या ये नेशनलिज्म यूरोप के जैसे ही था या डिफरेंट था, तो ये जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से मॉडर्न नेशनलिज्म था। और ये मॉडर्न नेशनलिज्म किसके खिलाफ था? इट वॉज अगेंस्ट द एंटी कॉलोनियल, इट वॉज कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये कॉलोनीज के खिलाफ था। कॉलोनीज का मतलब जो ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, ये सब उनके शासन के खिलाफ था। ठीक है, अब ये यूरोप से डिफरेंट है, क्योंकि यूरोप में तो लोगों की जो आइडेंटिटी थी, यूनिटी थी, वो किस लिए हो रही थी? फॉर बिकमिंग ए रिपब्लिक। वो राजा महाराजाओं के शासन से आजादी चाहते थे, और हम यहाँ पे आजादी चाहते थे इन कॉलोनीज से, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी से। देन अब यहाँ पे क्या हुआ? पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी। लोग जो अपनी यूनिटी को डिस्कवर करने लग गए थे इस मूवमेंट के अंदर। यहाँ पे भी तो वही था, बहुत सारी जाति प्रथाएं थी, धर्म के आधार पर लोग अलग थे, अलग अलग समुदाय थे। तो आखिर वो एक होंगे जब ही तो ब्रिटिशर्स को भगा पाएंगे। तो ईच क्लास एंड ग्रुप हैड डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। अच्छा, अब ये कॉलोनीज जो थी ब्रिटिशर्स की, उसका इफेक्ट भी हर क्लास के ऊपर अलग अलग था। जैसे आदिवासियों के ऊपर इसका अलग इफेक्ट था, और अगर आप देखो मिडिल क्लास के ऊपर उनका अलग इफेक्ट था कॉलोनीज का, पीजेंट्स के ऊपर अलग था, बिजनेसमैन के ऊपर अलग था। हर एक के लिए फ्रीडम का मतलब भी अलग अलग था। तो ये जो है, हर क्लास और ग्रुप के ऊपर अलग अलग इनका महत्व था कॉलोनीज का। अब इनको एक कैसे करे? तो इसके लिए एफर्ट्स किए किसने? कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप्स। इन सभी ग्रुप्स को फोर्स करने की कोशिश की। फोर्स मतलब एकजुटता लाने की कोशिश की, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की, एक आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की कांग्रेस और महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो कितना ये सक्सेसफुल हुए, क्या हुए, ये सब इस चैप्टर के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इन मूवमेंट्स का अलग अलग लोगों के ऊपर क्या प्रभाव था। जैसे आदिवासियों के एरिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसा रहा, मिडिल क्लास के लिए कैसा रहा, मुस्लिम्स के लिए कैसा रहा, इनको कैसे जोड़ा गया इस मूवमेंट के अंदर। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और अब देखते हैं, सबसे पहले जैसे आपने यूरोप वाली जो हिस्ट्री पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर इंपीरियलिज्म की ग्रोथ हो चुकी थी। हर एक यूरोपियन कंट्री अपनी कॉलोनीज बढ़ाना चाह रही थी, तो उसकी वजह से, और बाल्कन एरिया के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसकी वजह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसने जन्म दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। अब इंडिया भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पिस चुका था, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे और न चाहते हुए भी हमें युद्ध के अंदर झोंक दिया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट जो आप याद रखना, 1914 से लेकर 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स इंडिया के ऊपर क्या हुए? तो इंडिया के ऊपर क्या हुआ? एक न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वाज क्रिएटेड। एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी थी इंडिया में। मतलब एक आर्थिक और राजनीतिक बहुत डिफरेंसेस हो चुके थे इंडिया के अंदर इस वर्ल्ड वॉर को देखने के बाद। तो क्या हुआ? ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। आर्थिक रूप से देखें तो सबसे पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर, ऑब्वियस बात है, अगर ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं तो वो सारा रिसोर्सेस कौन सा ले रहे हैं? इंडिया से ही ले रहे। तो इसकी वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था उनका। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या करेंगे? टैक्स इंक्रीज करेंगे, लोगों से रेवेन्यू ज्यादा लेंगे। तो यही किया उन्होंने। कस्टम ड्यूटीज वे रेस्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। एक नया टैक्स लागू कर दिया, इनकम टैक्स, और जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी उनको बढ़ा दिया। जो रेवेन्यू कलेक्शन उनका ले रहे थे लोगों से, वो सब कुछ उसने डबल कर दिया ब्रिटिशर्स ने। अब युद्ध के दौरान आप जानते ही हो, खाने पीने के आइटम्स जो होते हैं उन सब की तंगी हो जाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? प्राइसेस डबल। तो जितने भी गुड्स थे उन सब के प्राइसेस क्या हो गए? डबल हो गए। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कौन उठा रहा था? एक्सट्रीम हार्डशिप टू कॉमन मैन। जो आम आदमी है वही सबसे ज्यादा पीसा जाता है। ठीक है ना? उसके बाद में एक और चीज जो क्या हो रही थी, फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी। विलेजेस, गांवों के अंदर जो क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स को आर्मी के लिए सोल्जर्स चाहिए थे, तो बस इन्होंने जबरदस्ती भर्ती करने स्टार्ट कर दी। रूरल एरिया से लोगों को उठा के युद्ध के अंदर झोंकने लग गए थे। इसके साथ साथ अब और क्या हुआ, एक बुरी बात और हो गई कि क्रॉप्स फेल्ड इन 1918 एंड 1920 एंड 21। 1918 और 19 के बीच में, 1920 और 21 के बीच में ये युद्ध तो चल रहा है जो अपनी जगह चल ही रहा था। प्राइसेस डबल हो चुकी थी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो चुका था, और कस्टम ड्यूटी रेज हो चुकी थी। बट यहाँ पे भगवान का भी प्रकोप ऐसा हुआ कि क्रॉप्स भी फेल हो गई।
जितने भी फसलें थी वो फेल हो गई फेमाइन की वजह से, अकाल की वजह से। और इसके साथ साथ एक और नुकसान वाली बात क्या हुई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल चुका था इंडिया में। इन्फ्लुएंजा एक सांस की बीमारी होती है, तो ये जो एपिडेमिक है, जैसे कोरोना वायरस आया था वैसे ये वायरस है इन्फ्लुएंजा, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इंडिया के अंदर फैल चुका था इसी दौरान। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एज पर द सेंसस ऑफ 1921, जो सेंसस हर 10 सालों में अपन कैलकुलेट करते हैं, तो 1921 का जो सेंसस है वो क्या बोलता है कि 12 से 13 मिलियन ऑफ पीपल हैव डाइड ड्यू टू फेमाइन एंड दिस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो इस फेमाइन और इन्फ्लुएंजा की वजह से भारत में 1921 के अंदर 12 से 13 मिलियन लोग मर चुके थे। तो ये बहुत बुरा आफ्टर इफेक्ट हुआ था इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब लोगों ने क्या सोचा कि ये जो वार खत्म हो जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी। यही तो सोचते हैं हम कि अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन अब आएंगे, अच्छे दिन अब आएंगे। तो यहाँ पर यही सोचा गया कि ये जो वार खत्म होगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने अपनी ये पॉलिसी जो थी, इनकम टैक्स था, ड्यूटीज जो बढ़ा रखी थी, उन सबको लागू रखा और उसके साथ साथ कई सारे उन्होंने अत्याचार बढ़ा दिए थे इंडियंस के ऊपर, जिसकी वजह से इंडियंस बहुत दुखी हो गए थे। और इसके बाद में अब आते हैं हमारे एक हीरो जिन्होंने आजादी की लड़ाई स्टार्ट करी एक अलग एंगल से, नॉन वायलेंस से, सत्याग्रह से। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो गांधी जी का इनकमिंग होता है इंडिया के अंदर। गांधी जी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वो रह चुके थे और वहां पे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। वहां पर वो एक लॉयर वकील थे वहां पे, और वहां से वो इंडिया आए 1915 के अंदर। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी का आगमन हो चुका था इंडिया के अंदर। और अब देखते हैं उनके आने के बाद कैसे इंडियंस की जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स से लड़ने के खिलाफ वो चेंज हुई। ठीक है, तो अब देखते हैं महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह का आइडिया क्या है ये सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह जो है, ये इसका आइडिया जो सत्याग्रह क्या एम्फेसिस करता है, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च इट। सच्चाई की पावर, सच्चाई की, सच की शक्ति क्या है और इस सच को ढूंढना, ये है सत्याग्रह। सबसे पहले तो आपको सच पता होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई भी झूठी बात के ऊपर ही आंदोलन करने लग जाओ, तो सच पता होना चाहिए और उसकी खोज होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर आपका कारण बिल्कुल सच है, स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी अगेंस्ट द ऑपरेसर, देन यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी फिजिकल फोर्स। बिना आप उसके ऊपर फिजिकल फोर्स अप्लाई किए लड़ाई को जीत सकते हो। ठीक है, ये पॉसिबल है क्या? किया है महात्मा गांधी जी ने, बिल्कुल। उसके बाद में विदाउट वेनिगेंस या एग्रेसिवनेस, बिना जेलेसी के या बिना गुस्से के, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। बिना वायलेंस के, बिना लड़ाई के, युद्ध के, एक सत्याग्रही जो है अपनी जंग को जीत सकता है। बस बात इतनी है कि उसके मन में कोई जेलेसी भावना नहीं होनी चाहिए, कोई एग्रेसिवनेस, गुस्सा ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए उसको, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एंड गांधी जी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और गांधी जी ने क्या सोचते थे कि ये जो धर्म है हमारा नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, यही ऐसी एक चीज है जो हजारों, लाखों, करोड़ों इंडियंस को यूनाइटेड कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। तो नॉन वायलेंस यही एक चीज है जो हम सबको इकट्ठा कर सकती है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, सच्चाई की, सच की खोज और उस सच के लिए लड़ाई अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है, अब एक सवाल आता है कई बार लोगों के मन में कि क्या सत्याग्रह एक पासिव रेसिस्टेंस है, पैसिव रेसिस्टेंस है क्या सत्याग्रह? मतलब हम तो ये कह सकते हैं कि सत्याग्रह तो क्या है, हाँ जिसके पास कुछ हथियार नहीं है तो वो क्या करेगा, अनशन लेके बैठ जाएगा, वही ये करेगा सत्याग्रह। मतलब इज सत्याग्रह इज द वेपन ऑफ ए पुअर। क्या सत्याग्रह किसी पुअर का वेपन है, जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आखिरी ऑप्शन क्या बचा है कि वो सत्याग्रह करे? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्याग्रह इज नॉट ए पैसिव रेसिस्टेंस, इट इज एन एक्टिव रेसिस्टेंस। इसके अंदर एक्टिवली अपनी बॉडी को, अपनी सोल को ऑपरेसर के खिलाफ लगाना पड़ता है। एक्टिव रेसिस्टेंस क्यों है? बिकॉज इट कॉल्स फॉर एन इंटेंस एक्टिविटी। सबसे पहले तो ये एक इंटेंस एक्टिविटी के लिए कॉल करता है। मतलब आप सत्याग्रह कर रहे हो तो आपको उसके खिलाफ तो जाना ही पड़ रहा है, किसी भी एंगल से आप जाओ, ठीक, आप सिर्फ हथियार लेके उसके खिलाफ नहीं जा रहे। तो सबसे पहले सत्याग्रह एक इंटेंस एक्टिविटी है, एक पैसिव एक्टिविटी नहीं है कि आप वहां पे बैठे बैठे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हो कि हमें इसके खिलाफ लड़ना है। तो ऐसा नहीं होती लड़ाई।
लड़ाई के लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरा, बस अब ये आंदोलन में डिफरेंस क्या है, दैट इट इज नॉट ए फिजिकल फोर्स, ये एक फिजिकल फोर्स नहीं है, आप वहां पे जाके कोई मारपीट नहीं कर रहे हो लाठी या हथियारों से उसको नहीं मार रहे हो। इट डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन और कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन द ऑपरेसर। जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, न तो हम उसे कोई दर्द दे रहे, फिजिकल दर्द दे रहे, न कोई उसका डिस्ट्रक्शन कर रहे, न उसका कोई नुकसान कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं कि आप जो हमारे साथ कर रहे हो गलत कर रहे हो और इसका सुधार होना चाहिए। इट इज अ सोल फोर्स, ये एक आत्मा की फोर्स है। सच जो है आत्मा का ही रूप होता है और ये एक आत्मा की फोर्स है। एंड द बैटल इज वॉन, और इसके अंदर लड़ाई कैसे जीती जाती है, बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर। उस ऑपरेसर की, जैसे हम गीता में पढ़ते हैं ना कि सबके अंदर एक आत्मा है, तो यहाँ पर हम उसी की आत्मा को जागृत कर रहे हैं, उसी की आत्मा को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो और इस चीज को बंद करो। तो ये जो है इस तरीके से बैटल वॉन की जाती है। अब ये इसीलिए भी जरूरी था इंडिया के लिए, क्योंकि गांधी जी क्या कहते थे, दैट ब्रिटिशर्स वर्शिप वार गॉड। जो ब्रिटिशर्स है वो वार गॉड को वर्शिप करते हैं, युद्ध के देवताओं की पूजा करते हैं। एंड दे कुड बिकम एस दे आर, और वो जितने हथियार चाहे उतने हथियार इकट्ठे कर सकते हैं, बट मिलियंस इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स। आज इंडिया में आज भी हर घर के अंदर हथियार नहीं है, जबकि ब्रिटिशर्स के अंदर पास, अमेरिका के पास हर घर के अंदर उनको बंदूकें तक दी हुई है। तो हम जो है करोड़ों इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स का मुकाबला वार के साथ में, हथियारों के साथ में नहीं कर सकते। इसीलिए एक सोल फोर्स हमको चाहिए और उस सोल फोर्स का नाम है सत्याग्रह। अच्छा, अब ये सत्याग्रह के एग्जांपल्स, अब बोल तो दिया गांधी जी ने सत्याग्रह करना है, सत्याग्रह करना है तो सक्सेसफुली ऐसा कोई उदाहरण भी तो होना चाहिए कि उन्होंने सत्याग्रह सक्सेसफुली किया। तो पहला उदाहरण साउथ अफ्रीका में हो ही चुका था। ठीक है, हम इंडिया में रहते, हमने कहा भाई हमने तो देखा नहीं, साउथ अफ्रीका में आपने क्या पता क्या किया। तो इंडिया में उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन किया। कहां पे स्टार्ट किया, 1917 के अंदर उन्होंने चंपारण बिहार के अंदर किया। किसके लिए, फॉर पीजेंट्स, वहां के किसानों के लिए किया, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन। वहां पे जो इंडिगो प्लांटेशन था उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, सक्सेसफुल रहा। 1917 के अंदर ही उन्होंने खेड़ा के अंदर, गुजरात के अंदर आंदोलन किया, यहाँ भी किसानों के लिए किया, अगेंस्ट द रेवेन्यू कलेक्शन, जो किसानों से टैक्स कलेक्शन होता था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, यहाँ पे भी जीत रही। एंड इन 1918 अहमदाबाद के अंदर उन्होंने सत्याग्रह का किया आंदोलन टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल के अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, तो इसके खिलाफ उन्होंने अहमदाबाद के अंदर आंदोलन किया। यहाँ पे भी तो ये सत्याग्रह के इन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लोगों के सामने प्रस्तुत किए और सक्सेसफुल रहे। अब पूरे देशव्यापी सत्याग्रह उन्होंने अब तक नहीं किया था, तो देशव्यापी सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम जानेंगे एक तो रॉलेट एक्ट, काला कानून जो ब्रिटिशर्स लागू कर रहे थे इंडिया के ऊपर, और उसके खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह कैसा रहा था। ठीक है, सो आई होप सो ये टॉपिक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।